बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 है और हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन के साथ साथ हम सेंट्रियोल भी पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अगर आप साइटोस्केलेटन को पढ़ो और साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल को पढ़ो तो जरूरी सेंट्रियोल को भी पढ़ो, तो फिर आपको ये समझने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो चलते हैं और साइटोस्केलेटन को शुरू करते हैं। तो साइटो एंड स्केलेटन, देखो यहाँ पर साइटो और स्केलेटन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये कि ये एक ऐसा स्केलेटन है, एक ऐसा फ्रेम है जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है। मतलब ये कि ये पूरे साइटोप्लाज्म में एक स्केलेटन फैला हुआ है। मतलब इस तरह भी हम कह सकते हैं कि हमारे जिस्म में जो स्केलेटन है, जो पूरे बॉडी में जो है फैला हुआ है, तो इस तरह सेल का भी एक स्केलेटन है जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड स्केलेटन मींस फ्रेम। ये स्केलेटन, ये ढांचा सेल का है तो इसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब अगर इसका डिफिनीशन देखा जाए तो ये एक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन है। अब ये अगर ये स्केलेटन बना हुआ है, हमारा स्केलेटन जो बना हुआ है, हमारा बोन जो बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, तो कोलाजीन प्रोटीन से। तो ये भी एक प्रोटीन से बना हुआ है जो कि एक्सटेंडेड है थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। ठीक है, ऑफ ऑल यूकेरियोटिक सेल, लेकिन मौजूद है किसमें? यूकेरियोटिक सेल में। ओके, तो ये डिस्कवर किसने की? इसको फर्स्ट डिस्कवर किया बाय कोल्ट्जोफ इन 1928 में। फर्स्ट डिस्कवर किया कोल्ट्जोफ ने इन 1928। लेकिन जब वक्त गुजरता गया और इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया गया तो 1977 ने इसको दोबारा कंफर्म किया। किसने? कोहेन ने। कि जो कोल्ट्जोफ ने हमें बताया था वो सही था। और वो किसने कंफर्म किया? कोहेन ने इन 1977 में। तो इसका अगर केमिकल कंपोजिशन देखा जाए कि ये जो स्केलेटन है, सेल का जो स्केलेटन है, ये किससे बना हुआ है? तो ये कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन है। जो प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। सॉरी। अब इसका अगर टाइप देखा जाए तो नंबर ए पर है माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। साइटोस्केलेटन का टाइप है फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल। अब आते हैं और पढ़ते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या है। ट्यूब्यूल मेड ऑफ प्रोटीन। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये लॉन्ग है, लॉन्ग है, हॉलो है, अंदर से खाली है और साइलेंड्रिकल है। मतलब इस तरह कुछ साइलेंड्रिकल नुमा जो है शक्ल है। और ये बना हुआ है किससे? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। ट्यूबुलिन ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। ये हलो है, अंदर से खाली है, साइलेंड्रिकल है, एक साइलेंड्रिकल नुमा है और ये मेड है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। लेकिन इस माइक्रोट्यूब्यूल को जो फर्स्ट देखा गया था ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन स्पिंडल फाइबर, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सीन इन स्पिंडल फाइबर, इसको पहला जो देखा गया था स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हो रहा था। तो ये बनता किस तरह है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह है? जब अल्फा ट्यूब्यूल और बीटा ट्यूब्यूल ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनसे एक बनता है जिसको हम कहते हैं डाइमर। डाई मीन्स टू, मर टू यूनिट्स। उसके बाद अगर ये टू यूनिट्स मिलते हैं और आपस में एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया उसको हम कहते हैं कि ये प्रोटोफिलामेंट है। ये अल्फा बीटा एक
दो, ये दोनों मिल गए, डाइमर बन गए, और ये दो, और उसके बाद दूसरे दो को दो के साथ, फिर दूसरे दो के साथ, और ये जो है इनसे प्रोटोफिलामेंट एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बन गया। और इस जो लॉन्ग स्ट्रक्चर था, और जिस प्रोसेस के जरिए से ये बन गया, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब इसको मैं उठाता हूं, ये जो लॉन्ग चेन हमारे पास बन गया, इसको मैं उठाता हूं और इसको इस तरह अरेंज कर देता हूं कि ये एक साइलेंड्रिकल नुमा शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, जो कि यहां से लेकर यहां तक 25 नैनोमीटर इन डायामीटर है, और यहां से लेकर यहां तक 0.2 से लेकर 25 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। तो समझ में आया कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? लॉन्ग है, हॉलो है, साइलेंड्रिकल है, और मेड है किससे? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मेड है। किस तरह कि जब एक अल्फा और दूसरा बीटा मिलकर डाइमर बनाया, और डाइमर से जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हुआ तो उनसे एक लॉन्ग चेन बना, और इस लॉन्ग चेन को मैंने उठाया और इस तरह इस दो बहुत ज्यादा लॉन्ग चेन को इस तरह अरेंज किया कि वो हॉलो हो गया, साइलेंड्रिकल हो गया, जिसका डायमीटर 25 नैनोमीटर हो गया, और जिसका लेंथ 0.2 से लेकर 25 माइक्रोमीटर इन लेंथ हो गया। तो ये था माइक्रोट्यूब्यूल। अब इसका हम फंक्शन पढ़ते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है। अब फंक्शन से पहले इस जो पहला फंक्शन आता है वो सेंट्रियोल है, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि सेंट्रियोल को पहले समझते हैं, उसके बाद इसका फंक्शन पढ़ते हैं। इसके फंक्शन में जो पहला आता है सेंट्रियोल है, फिर सिलिया है, फ्लैजिला एंड बेसल बॉडी, ठीक है। तो आप इस तरह करते हैं कि सेंट्रियोल को समझते हैं, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद इसका फंक्शन पढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले सेंट्रियोल को समझते हैं। अब ये सेंट्रियोल क्या चीज है? अब ये सेंट्रियोल जो भी है ये भी हॉलो है, खाली है, साइलेंड्रिकल है, जिस तरह मैंने यहां पर बनाया साइलेंड्रिकल है। और दूसरी अहम बात ये कि ये नॉन मेम्ब्रेन है, इस पर मेम्ब्रेन भी नहीं है, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि पैर में मौजूद होता है। ये नोट करें, ठीक है, पैर में मौजूद होता है, ठीक है। जब ये डुप्लीकेट होता है तो पोल पर जाता है, और ये मोस्ट एनिमल में भी मौजूद है, और माइक्रोस्कोपिक एनिमल में भी मौजूद है, और उसके बाद जो लोअर प्लांट्स हैं उसमें भी मौजूद है। लेकिन जो हायर प्लांट्स है उसमें सेंट्रियोल एब्सेंट है। अब अगर इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट है तो सेल डिवीजन किस तरह होगा? तो उसके लिए जो गामा ट्यूबुलिन है उसके जरिए से जो है हायर प्लांट में जो है सेल डिवीजन होगा, ठीक है, ये नोट करें। उसके बाद अगर इसका केमिकल कंपोजिशन देखा जाए कि ये जो सेंट्रियोल है ये बना किससे है, तो ये सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने शुरू में बताया था कि ये आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल को समझ गए तो इंशाल्लाह सेंट्रियोल को आप खुद बहुत समझ गए। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, और मैंने बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल जो बना है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, और जो प्रोटीन है वो यूनिट से बना हुआ है जिसको हम एमाइनो एसिड कहते हैं, और ये 450 एमाइनो एसिड से बना हुआ है। सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, और ट्यूबुलिन 450 एमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो अगर इसका साइज देखा जाए तो ये 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, और 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद इसका अगर यहां पर देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया, सब क्लियर हो गया, ठीक है। साइटोस्केलेटन पढ़ाया, उसके बाद उसका टाइप माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ाया, उसके बाद फंक्शन में सबसे पहले सेंट्रियोल को समझे, उसके बाद सेंट्रियोल का फंक्शन पढ़ते हैं, फ्लैजिला और सिलिया, बेसल बॉडी। अब एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, यहां पर देखो एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। मेरे पास सेल है, ये मेरे पास सेल है, और इसमें ये न्यूक्लियस है। ये मेरे पास सेल है, मैं यहां पर बना लेता हूं, ये मेरे पास एक सेल है, और ये जो है ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये सेंट्रियोल नियर टू द न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के नजदीक होता है, और यहां पर मैंने बताया कि ये पैर में मौजूद होता है, और सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, ये भी नोट करें। अब अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है
तो ये इस तरह, कुछ इस तरह ये सेंट्रियोल है, ये कुछ इस तरह पैर में मौजूद होते हैं। ये कुछ इस तरह जो है पैर में मौजूद होते हैं और आपस में ये राइट एंगल होते हैं। मतलब ये कि ये एक सेंट्रियोल है, इसके साथ मैंने एक 1 लिख दिया और ये इसके साथ मैंने 2 लिख दिया। अब इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये पैर में मौजूद होते हैं। और ये जब पैर में मौजूद होते हैं तो ऐसे आपस में अटैच होते हैं कि उसके दरमियान जो एंगल बनती है वो 90 डिग्री होती है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये राइट एंगल में मौजूद होते हैं। तो ये दोहे पैर में है। अब अगर इस एक को देखा जाए, इस एक को देखा जाए, इस एक को, तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल से जो है अरेंज हुआ होता है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल से इस तरह अरेंज हुआ होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये एक मैंने ले लिया और ये तो दूसरा है ना। अब ये जो एक है ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल से इस तरह साइलेंड्रिकल नुमा स्ट्रक्चर होता है और इस 9 में एक जो होता है वो फिर 3 पर मौजूद होता है, 3 पर मुश्तमिल होता है। मतलब ये कि अगर मेरे पास ये एक सेंट्रियोल है और दूसरा ये दूसरा सेंट्रियोल है, इसमें आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये राइट एंगल हुआ है, नियर टू द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नजदीक है। अब अगर ये वाला जो सेंट्रियोल है इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो है अरेंज हुए हैं, लेकिन ये जो एक माइक्रोट्यूब्यूल है वो फिर से 3 पर मुश्तमिल है। तो अगर ये फिर से 3 पर मुश्तमिल है तो हम इस 9 को, जो पूरे माइक्रोट्यूब्यूल 9 अरेंज हुए हैं इस तरह साइलेंड्रिकल नुमा, और एक मुश्तमिल 3 पर है, तो हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो जो हमारे पास जो आता है तो वो 27 आता है। 27 एक में। अब अगर इसमें 27 है, इसमें 27 है, तो इसमें तो ऑलरेडी 27 हुए ना। तो 27 अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो हमारे पास 54 माइक्रोट्यूब्यूल आते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये जो आकर है पैर में, ये जो दो पैर में इस तरह मौजूद है, एक में भी 27 माइक्रोट्यूब्यूल है और दूसरे में भी, लेकिन अगर दोनों में देखा जाए तो ये 54 है। ये एमसीक्यूज करे, एमसीक्यूज के लिए नोट करे। समझ में आ गया है कि नहीं? अगर दोबारा अगर समझ में नहीं आ गया है तो मैं दोबारा समझाता हूं, लेकिन अब इसका फंक्शन पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ साइलेंड्रिकल, ये साइलेंड्रिकल है, यहाँ पर मैंने साइलेंड्रिकल शक्ल बनाया और ये सेट ऑफ 9। अब ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल है, लेकिन ईच 9 कंपोज्ड ऑफ 3। ईच जो मौजूद है, एक जो मौजूद है वो फिर से 3 में तकसीम हुआ है। ठीक है, तो एक में 27 हुए, लेकिन अगर दो में देखा जाए तो दो में 54 माइक्रोट्यूब्यूल है और ये 90 डिग्री आपस में जो है एंगल बनाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है माइक्रोट्यूब्यूल का? अब अगर ये सेल मेटाफेज में मौजूद है, मेटाफेज में मौजूद है, तो जब ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाते हैं और इस यहाँ एक पोल पर और ये दूसरे दूसरे पोल पर आ जाते हैं, तो इन जो ये सेंट्रियोल है, ये जो सेंट्रियोल है, इनसे स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं, स्पिंडल फाइबर। अब इनसे स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस होते हैं जो कि इस क्रोमोसोम के साथ यहां पर अटैच हो जाते हैं और इसको जो है अलग कर लेते हैं। लेकिन इस सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस हुए, ये स्पिंडल फाइबर किस से बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। तो ये क्या काम करता है? सेल का डिवीजन करता है और क्रोमोसोम को आपस में जो है सेपरेट करता है। अब जो दूसरा है, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ये सीलिया है, जो कि शॉर्ट है फ्रॉम किस से? फ्लैजिला से। और ये फ्लैजिला है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया की फॉर्मेशन में और फ्लैजिला की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है।
अब यहां से लेकर यहां तक इसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल यह है वो यहाँ पर डिफरेंट है, इस वजह से हम इसको बेसल बॉडी कहते हैं। ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में तफसील से पढ़ेंगे। तो सेंट्रियोल का फंक्शन भी पढ़ा, सीलिया का भी। सीलिया जो है इसका फंक्शन पढ़ेंगे। आप अगर मैं यहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला का पढ़ाऊँ तो और लेक्चर बढ़ जाएगा, लेकिन सीलिया और फ्लैजिला आ भी रहा है, ठीक है। इसके बाद हम वैक्यूल और सीलिया को एंड फ्लैजिला को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसल बॉडी भी, सेंट्रियोल भी, उसका फंक्शन भी, ठीक है। और सेंट्रियोल को आप तो समझ गए ना कि नहीं कि सेंट्रियोल पैर में मौजूद होते हैं। एक सेंट्रियोल जो है वो 9 पर मुश्तमिल होता है, लेकिन उसी 9 में एक जो है वो 3 पर फिर से मुश्तमिल होता है। तो अगर ये पूरे 9 है और एक 3 पर मुश्तमिल है, तो मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 27 बने। अगर इसमें 27 है तो ऑलरेडी उस दूसरी पेयर में भी 27 है, तो इस 27 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास 54 माइक्रोट्यूब्यूल आते हैं। तो उसके बाद आता है माइक्रोफिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट। अब ये माइक्रोफिलामेंट क्या है? देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये 7 नैनोमीटर इन डायमीटर है। ये एक दागेनुमा शक्ल है जो कि मौजूद है सेल में। और ये बनता किससे है? जब जी एक्टिन ग्लोबुलर एफ एक्टिन से मिलता है फिलामेंटस और ये एक शक्ल बना लेता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये माइक्रो फिलामेंट है। अब ये माइक्रोफिलामेंट यहां से लेकर यहां तक 7 नैनोमीटर इन डायमीटर है, ठीक है। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इसका फंक्शन है। अब इसका फंक्शन देखा जाए तो पहले नंबर पर है साइटोकाइनेसिस। ये मतलब ये कि साइटोप्लाज्म की जो है डिवीजन में हेल्प करता है। दूसरा ये कि ये साइक्लोसिस में हेल्प करता है। साइक्लोसिस जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट था, ठीक है। और ये एमोबॉइड मूवमेंट में जो है हेल्प करता है कि एमीबा किस तरह एक जगह से दूसरी जगह तक अपना मोशन करता है। ये फंजाई एंड प्रोटिस्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट का हेल्प करता है, मतलब ये कि अगर एक सेल है, वो एक चीज अंदर आ रही है सेल को, तो एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, और सेल से जो चीज बाहर जा रही है, तो एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये मसल कंट्रैक्शन का हेल्प करता है, सपोर्ट एंड मूवमेंट में इंशाल्लाह मसल कंट्रैक्शन, मसल को पढ़ेंगे। उस वहाँ पर आपको ये और मजीद समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर ये शक्ल मौजूद है, एस जोन, एम, एफ, एल लाइन, सो इसमें बहुत से चीज़ें मौजूद है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो इसको हम कहते हैं टिक, ये मायोसिन से बना हुआ है। और इसको हम कहते हैं केटिन, और ये एक्टिन से बना हुआ है। और ये किसके टाइप है? मायोफिलामेंट के टाइप है, टिक और तिन, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये इंटरमीडिएट फिलामेंट बिटवीन होता है माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के दरमियान। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये मोनोमर जब आपस में दो हो जाते हैं तो मोनो मीन्स 1, तो ये डाइमर बनाते हैं। दो बन जाते हैं जब आपस में दो मिल जाते हैं, तो डाई मीन्स 2 और मर मीन यूनिट्स। तो उसके बाद अगर ये ज्यादा एक दूसरे से जो है मिल जाए तो इस प्रोसेस को तो हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, लेकिन उस स्ट्रक्चर को तो हम पॉलीमर कहते हैं। तो ये जो हमारे पास बन गया ये इंटरमीडिएट फिलामेंट बन गया, जो कि 10 नैनोमीटर इन डायामीटर है, ठीक है। और ये किससे बना हुआ? केराटिन प्रोटीन से बना हुआ है। और इसका फंक्शन क्या है? वेमिटन, और जो कि हेल्प करता है कनेक्टिव टिश्यू में, और जंक्शन में भी जो हेल्प करता है, जो कि हार्ट में जो सेल्स है उसके दरमियान जंक्शन होता है, वो किससे बना हुआ है? इंटरमीडिएट फिलामेंट से, ताकि ऐसे आपस में दूर ना जाए, ठीक है। तो जरूरी ये नोट करें कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन से बना हुआ है जिस प्रोटीन से, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो केराटिन प्रोटीन से बना हुआ है। तो आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।